नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन में अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। शुरुआत दुर्ग से आ रही है अहम खबर से, जहां दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी के नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल रोहन सिंह और मिहिर जायसवाल के साथियों में मारपीट हुई है और मारपीट का जो पूरा मामला है एक वीडियो के माध्यम से सामने भी आया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई और इस मारपीट में एक शख्स के सिर पर गहरी चोट भी आई है। दरअसल पुलिस ने अभी फिलहाल दोनों पक्षों पर ही केस दर्ज किया है। एबीवीपी के नेता मिहिर जायसवाल को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बीजेवाईएम और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी, जो कि दोनों ही एक ही पार्टी के अलग अलग आयाम हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कि बीजेपी के युवा नेताओं की एक विंग है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये विद्यार्थियों की भारतीय जनता पार्टी की एक विंग है। और आपस में दोनों ही पक्ष भिड़ गए। किस बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार रोहन सिंह, मिहिर जायसवाल दोनों ही के समर्थक या साथी जो भी आप कहें आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक के सिर पर गंभीर चोट भी आई है और मारपीट के दौरान का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। स्मृति नगर क्षेत्र में जुर्मानी चौक के पास एक घटना हुई है, जिसमें दो गुट आपस में लड़ गए थे, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। सर, मुझे बताया जा रहा है कि भाजपा का नेता है और एबीवीपी के नेता दोनों में आपस में विवाद हुआ था। ऐसा स्पष्ट नहीं है। ये दो युवक थे और युवक के रूप में ही पहचान की। तो रोहन सिंह और मिहिर जायसवाल के दोनों पक्षों के जो साथी हैं वो मारपीट करते हुए इस कैमरे में दिखाई दिए हैं और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी अब कार्रवाई कर रही है। दो पक्ष जो आपस में भिड़ गए थे उनमें से अभी फिलहाल एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और बताया जा रहा है कि कार्रवाई आगे भी की जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, एक ही पार्टी की दोनों विंग्स हैं, चाहे बीजेवाईएम हो या फिर एबीवीपी हो, कारण क्या रहा कि ये दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए और अभी क्या कुछ है स्थिति फिलहाल? देखिए, दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों पक्ष की, एक में मारपीट का अपराध दर्ज किया गया और दूसरे में हत्या का प्रयास की धारा के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है जिसको जेल दाखिल किया गया है। पूरे मामले में विवेचना जारी है। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता है रोहन सिंह और एबीवीपी की जो है मिहिर जायसवाल, दोनों पक्षों के बीच में विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद काफी बढ़ गया और मारपीट पर उतारू हो गया। मारपीट इतनी भयंकर हुई कि लाठी डंडे भी चलने लगे, जिसमें एक का सर फट गया। इस घटना के बाद में पुलिस जो है जांच कर रही थी। उसके बाद में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करके एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पूरा मामला जो है कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ पुराना विवाद था और उसी को लेकर उसका पटाक्षेप करने के लिए, उस पर समझौता करने के लिए दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे, लेकिन बाद से बात नहीं बनी और आखिरकार ये पूरी घटना जो है मारपीट पे तब्दील हो गई। तो पूरे मामले में जांच और भी जारी है। जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है उसके आधार पर पुलिस और जांच करेगी और इसमें जो आरोपी पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर चिरमिरी से, जहां भीषण गर्मी में कई जगह आग लगने की खबर सामने आई है। एसईसीएल प्रबंधन आग बुझाने में अब तक नाकाम साबित रहा है। दरअसल चिरमिरी गुदरीपारा ओपन माइंस के आसपास का जो इलाका है, आग लगने से करोड़ों के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार ये आग अभी बुझ नहीं पाई है। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। सुजीत, आग बुझाने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? जी देखिए, बता दूं कि चिरमिरी के हल्दीवाड़ा, गुदरीपारी अलग अलग 6 जो ओपन माइंस खदान है, वहाँ जो है भूमिगत अंदर जो है लगातार जो है कई दिनों से आग लगी हुई है और जो तपती गर्मी है, भीषण गर्मी है, ये आग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एसईसीएल प्रबंधक है वो किसी प्रकार कोई भी अब तक जो पहल नहीं की जो उसे आग बुझाया जा सके। लाखों का, करोड़ों का जो कोयला है अंदर वह जल रहा है और इस अभी हाल ही में जो है 3 से 4 खदानों का जो है टेंडर हुआ है और भारत सरकार द्वारा यहाँ पे कोयला लगातार निकाला जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार कोई एसईसीएल प्रबंधक की लापरवाही सामने आ रही, जहां आग पर कोई भी अभी कारगर जो है जो करते बुझाने का कोई भी उस प्रकार का कोई अभी तक बुझाने कोई प्रयास नहीं किया गया।
लोगों को जो आसपास के इलाके हैं मीथेन गैस जो निकल रही है आग जलने से उससे नुकसान हो रहा है। साथ ही जो है जो कोयला है वह जो है संपत्ति जल रही है, जिससे सरकार का केंद्र सरकार का करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है। जी आगे आप नजर बनाए रखिएगा, डिटेल देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे भिलाई से खबर, जहां भिलाई में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल तेज रफ्तार बाइक ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। भिलाई चरौदा मेन रोड पर यह हादसा हुआ है और तेज रफ्तार बाइक से टक्कर लगने की वजह से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले में तेज रफ्तार बाइक जिससे बुजुर्ग को टक्कर लगी है दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस बाइक की तेज रफ्तार होना इसके पीछे वजह बताया जा रहा है। हादसे के पीछे मिल रही जानकारी के अनुसार ये बाइक काफी तेज रफ्तार में थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। खबर बलरामपुर से, जहां पर अवैध लकड़ी से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा गया। ट्रक में भरकर ले जाई जा रही थी लकड़ियां। प्रशासन ने 1 लाख का जुर्माना वसूलने के बाद गाड़ी को छोड़ा। एसडीएम ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई की। मिल रही जानकारी के अनुसार अवैध लकड़ी से यह ट्रक भरा हुआ था और ट्रक में लकड़ियां भरकर ले जाई जा रही थी। प्रशासन ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जुर्माना वसूलने के बाद गाड़ी को छोड़ा है। एसडीएम ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। और बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां पर लकड़ियों से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने के बाद एसडीएम ने इस ट्रक को छोड़ा है और अवैध रूप से इन लकड़ियों को भरकर ले जाया जा रहा था। और देखना यह होगा कि ये अवैध कटाई किस जगह पर की जा रही है, क्योंकि अब तक जो खबर सामने आई उसके अनुसार काफ़ी मात्रा में इस ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थी। देखिए ओडिशा नंबर की ये गाड़ी बताई जा रही है। रायपुर में कांग्रेस भवन का घेराव करने वाले साहू समाज के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संदीप साहू को निगम नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस भवन के घेराव के दौरान साहू समाज ने चक्का जाम किया था। खमरेडी थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई। फिलहाल मिल रही जानकारी के अनुसार अब 20 से 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो 20 से 25 लोग हैं साहू समाज के, जो प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव करके, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल देखना होगा एफआईआर के बाद क्या गिरफ्तारियां भी होती हैं, क्योंकि संदीप साहू को निगम नेता प्रतिपक्ष पद से हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा था कांग्रेस भवन के सामने। कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए साहू समाज के काफ़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। मिल रही जानकारी के अनुसार अब उनमें से 20 से 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। खमरेडी थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है। और अब बात करेंगे, हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, अभी 20 से 25 जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या आरोप उन पर लगे हैं, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और क्या गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए करीब 1 महीने पहले संदीप साहू को रायपुर नगर निगम का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और करीब 1 महीने के बाद में बागी नेता आकाश तिवारी को नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया और संदीप साहू को हटाने को लेकर साहू समाज में काफी आक्रोश है। और इसी को लेकर बीते दिनों साहू समाज के लोगों के द्वारा राजीव भवन का घेराव किया गया था और इस दौरान उन्होंने इस फैसले को बदलने की मांग की थी। साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर जिस तरह से पार्टी का किसी भी तरह का निर्णय जो है वो सामने नहीं आया, जिसके बाद साहू समाज के लोगों के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया, चक्का जाम किया गया और इस पूरे मामले में अब करीब 20 से 25 लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि साहू समाज का कहना है, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी साहू समाज का कहना है कि वो अपनी न्याय की लड़ाई जो है वो जारी रखेंगे। और इसी को लेकर आज करीब 2 बजे साहू समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो है वो बुलाई गई है और इस बैठक में आगे की जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। और इस पूरे मामले में न्यायपूर्ण तरीके से जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बीते दिनों किया गया, तो जिस तरह से चक्का जाम किया गया, रोड जाम हुआ, तो तमाम धाराओं के तहत 20 से 25 लोगों पर फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी साहू समाज के लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। आज 2 बजे बैठक रखी जाएगी। बैठक के बाद आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से
साहू समाज का प्रदर्शन जो है वो होता है। जी बहुत शुक्रिया आपका तनु इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जगदलपुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है और पिछले कुछ दिनों की यदि बात करें तो पिछले दिनों अबुझमाड़ के कसोड मुमुरादी जंगल में मुठभेड़ के दौरान नक्सली वहां से भाग खड़े हुए थे, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को 11 लैपटॉप्स मिले थे, तो वहीं 6 लाख रुपए भी यहां से जब्त किए गए थे। और ये पहली बार है जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के इतने लैपटॉप्स जब्त किए और बड़ी संख्या में ये जब्ती हुई। और बताया जा रहा है कि लैपटॉप नक्सलियों के टॉप लीडर्स के हो सकते हैं और इन लैपटॉप्स की जांच चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे नक्सलियों की रणनीति और संपर्क के सूत्र को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स की लैपटॉप के डेटा खंगाले जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में नक्सली नेटवर्क पर लगाम लगाने में सुरक्षा बलों को और बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रीनिवास नायडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, लैपटॉप्स की बरामदगी एक बहुत बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है और 20-50 नक्सली पकड़े जाने के मुकाबले देखा जाए तो ये जो 10-12 लैपटॉप्स बरामद हुए हैं अपेक्षाकृत ज़्यादा बड़ी कामयाबी से समझा जा रहा है। जी निश्चित तौर पे जो सुरक्षा बलों को जो कामयाबी मिली है ये काफ़ी अहम है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो माओवादी के जो बड़े कैडर के लैपटॉप जब्त किए गए। अब ये लैपटॉप बताया जा रहा है कि डीवीसी रैंक या फिर उससे बड़े जो कैडर होते हैं उनके पास होते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। स्वाभाविक है अब जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा जो महकमा है, इन लैपटॉप की जाँच करेगी, इनके जो दस्तावेज खंगाले जाएंगे। कहा भी जा रहा है कि जो लैपटॉप जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने साथियों के ईमेल और जो अन्य जो चीज़ें हैं उनसे बातचीत होती है। चूंकि इस लैपटॉप में सिम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अपने जो सप्लाई नेटवर्क हो या फिर उनके संपर्क सूत्रों की से भी जानकारी सामने आ सकती है। ये पहली बार हुआ है कि सुरक्षा बलों को इतनी बड़ी मात्रा में लैपटॉप जब्त हुए। तो यही जानकार भी बता रहे हैं जो लैपटॉप जब्त हुआ अगर उसके बैकअप को खंगाला जाएगा तो काफ़ी कुछ सफलता सुरक्षा महकमा को मिल सकती है। इधर बस्तर आईजी ने भी दावा किया है कि जो लैपटॉप जब्त हुए हैं उसमें कई बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं, जो नक्सलियों की मदद करने वाले के नाम भी सामने आ सकते हैं और उनके जो संपर्क सूत्र हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अलावा तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, इन तक सुरक्षा बल पहुंच सकती है और इनको गिरफ्तार करके इनसे कई अहम चीजें निकाल सकती है। तो स्वाभाविक है जो अबुझमाड़ इलाके में जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ के बाद जवानों ने जो 11 लैपटॉप जब्त किया है उससे कई अहम दस्तावेज, कई अहम खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। निश्चित रूप से और बड़ी गिरफ्तारियां इस खुलासे से होने की संभावना है। श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मुंगेली में बच्ची के अपहरण के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दरअसल आज कांग्रेस बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालने की तैयारी में है और यह यात्रा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकाली जाएगी। कांग्रेस की ओर से निकाली जाने वाली यात्रा कोसाबाड़ी गांव से लोरमी थाने तक निकाली जाएगी और जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल होंगे। आपको बता दें कि बच्ची के अपहरण के 8 दिन बाद भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया कि आखिर बच्ची को कौन ले गया, बच्ची कहां है और उसकी किडनैपिंग के पीछे क्या वजह हो सकती है। इन सभी मामलों में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं वो नाकाफी हैं और इस पूरे मामले में अब कांग्रेस की ये न्याय यात्रा कितना काम करेगी देखने का विषय होगा। और सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होनी है और उनकी बैठक होगी नक्सली मोर्चे पर जो कामयाबी मिली है अब तक, उसके साथ साथ इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की जानी है आगे उसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा होगी और 2 दिन के दिल्ली दौरे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में अब ये मुलाकात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच। और ये मुलाकात एंटी नक्सल ऑपरेशंस को बल देने के लिए काफी महत्वपूर्ण है और साथ प्रदेश के विकास के लिए कई मुद्दों पर यहां चर्चा की जाएगी। और बलरामपुर में पटवारी से बदसलूकी मामले में एक्शन लिया गया। दरअसल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमीन की नपाई के लिए
पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही की है। रघुनाथ नगर के थाने जराही गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है और इस पूरे मामले में जो एक्शन लिया गया, पटवारी से बदसलूकी मामले में गिरफ्तारी हुई है। मिल रही जानकारी के अनुसार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि रघुनाथ नगर के जोरही थाने का ये पूरा मामला है। पटवारी से बदसलूकी मामले में एक्शन लिया गया। और बालोद में तालाब में डूबने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल भांजी के शोक कार्यक्रम के लिए ये शख्स यहां पर गया हुआ था। 4 दिन पहले कुएं में भांजी की डूबने की वजह से मौत हो गई थी और गुंडरदेही थाना इलाके के खलारी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक शख्स तालाब में डूब गया और तालाब में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। और बताया जा रहा है कि ये शख्स जो यहाँ आया था भांजी के लिए शोक प्रकट करने, चूंकि कुछ दिन पहले कुएं में डूबने की वजह से भांजी की मौत हो गई थी और 4 दिन पहले ही कुएं में डूबने की वजह से उसकी जान गई थी। और यहाँ भी कुछ इसी तरह की घटना घटित हुई, लेकिन तालाब में डूबने की वजह से शख्स की मौत हो गई। और बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल ओसूर और जांगला इलाके से 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। नक्सलियों से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। मिलिशिया सदस्य हैं चारों गिरफ्तार नक्सली, जो गिरफ्तार किए गए जांगला इलाके से। और हालांकि इनके पास से विस्फोटक सामग्री की बरामदगी तो हुई है, अलग कुछ और बरामदगी यहां से नहीं हुई विस्फोटक के अलावा। और इस पूरे मामले में सुरक्षा बलों के हाथ लगी इस कामयाबी को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। और ओसूर जांगला इलाके से 4 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। नारायणपुर में 5 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 6 लाख रुपए का इनाम था। नक्सल जोनल डॉक्टर ने भी सरेंडर किया है और नक्सल डिप्टी कमांडर सहित 5 नक्सलियों के सरेंडर की खबर मिल रही है। आईईडी विस्फोट में शामिल 3 नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मरकुंड के जद्दा गांव के जंगल में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आईईडी विस्फोट में हुई थी एक ग्रामीण की मौत और विस्फोट में ग्रामीण घायल हुआ था। अब तक 97 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। जल बिन जीवन सून है, ये तो आपने कई बार पढ़ा सुना और महसूस किया होगा। लेकिन ये हालात इस वक्त बीजापुर के भटपल्ली गांव में पेश आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है वो पानी की जद्दोजहद से ही शुरू होती है और पानी की जद्दोजहद पर ही खत्म। बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर तिमेड़ ग्राम पंचायत का आश्रित गांव भटपल्ली ये बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। भटपल्ली गांव में जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल कनेक्शन पहुंचाना बहुत जरूरी है, लेकिन नलों में पानी कई दिनों तक नहीं आता है। गांव से लगकर गुजरती एक इंद्रावती नदी जो आधी से ज्यादा सूख चुकी है और पानी के लिए ग्रामीण नदी की गर्म रेत पर 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर हैं। गांव के हैंडपंप से फ्लोराइड युक्त पानी आ रहा है जो बीमारी का कारण बन रहा है। कोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पर्यटन विभाग ने लमाना के पहाड़ के नीचे मड हाउस बनाया और मड हाउस यानी मिट्टी का घर जिसकी दीवारें और बस्तर आर्ट से ढकी हुई हैं। फर्नीचर में लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। गांव के परिवेश का अनुभव ये देता है। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कलाकार भी यहां पर अपनी प्रस्तुति देते हैं।
यहाँ पर्यटकों की संख्या में इजाफा भी हुआ है। देश विदेश से लोग मड हाउस में रहने और छत्तीसगढ़ी लोक पारंपरिक नृत्य को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। इन्फ्लुएंसर समिट कार्यक्रम के इन कलाकारों के गौरा गौरी नृत्य देखकर वे मंत्रमुग्ध भी हैं। मांदर की थाप पर युवतियों ने गौरा गौरी नृत्य पेश किया। कार्यक्रम के बाद मेहमानों को यहाँ पर पर्यटन समिति ने साल के पत्ते पर बने हुए पत्तलों में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन प्रस्तुत किया। आज के वक्त में हर कोई अपनी पहचान दिखाने के लिए आधार कार्ड रखता है, लेकिन बीजापुर की 4 पंचायतें ऐसी हैं जहां के लोगों को अपनी पहचान के लिए आज भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अस्पताल में आयुष्मान से इलाज चाहिए या फिर बच्चों का स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी चाहिए या बिजली का कनेक्शन, रेलवे में सफर करना हो या फिर करना हो भगवान के दर्शन, सब मिलेगा, लेकिन इसके लिए चाहिए आधार। वो आधार जिसके बिना जिंदगी का कोई आधार नहीं। दरअसल बीजापुर के भोपालपट्टनम ब्लॉक के अंदर आने वाले बड़े काकलेर, सेंड्रा, केरपे और एडापल्ली ऐसी पंचायतें हैं जहां के लोगों के पास आधार नहीं है। सरकार आधार बनाने के लिए कैंप तो लगा रही है, लेकिन ग्रामीणों के पास आधार बनाने के लिए कोई पहचान पत्र नहीं है जिससे वो बता सकें कि वो गाँव के निवासी हैं। सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड बनाने के लिए पहचान पत्र होना आवश्यक है और ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें उनका यहाँ का निवासी होना या फिर उनका पहचान बताता है जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो नहीं हो पाते। हालांकि इसके बाद प्रशासन उन तमाम इलाकों में कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया कर तो रही है, परंतु ग्रामीणों के पास पहचान पत्र नहीं होने की वजह से जो उनकी पहचान बताए, ऐसे आइडेंटिटी कार्ड नहीं होने की वजह से उनके जो है आधार कार्ड है वो बन नहीं पा रहे हैं। ऐसे आधार से वंचित लोगों तक उनकी पहचान दिलाना, उन तक कार्ड पहुंचाना प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। तमाम कठिनाइयों के बावजूद शिविरों के माध्यम से वंचित आदिवासियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण सड़क के अभाव में ट्रैक्टर, बैलगाड़ी या फिर कई किलोमीटर पैदल सफर कर शिविर तक पहुँच तो रहे हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने की वजह से उन्हें आधार के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। तो हम आधार बनाने के लिए, उन तक पहुँचने के लिए जहाँ तक हमारा नेटवर्क का कवरेज है और जो उन ग्राम पंचायतों के पास में वहां तक हम शिविर लगाते हैं, हमारे तरफ से पूरी टीम जाती है और उनके तरफ से कोशिश करते हैं कि वहां से ट्रैक्टरों से, पिकअप से, बाइक से लोग आएं और दोनों तरफ से मेहनत करके लोग आते हैं और वहां हमारे शिविरों में आकर अपना आधार बनाते हैं। यूनिक आधार कार्ड से वंचित लोगों तक पहुंचने के लिए प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद करीब 30% आबादी आज भी आधार से वंचित है। बीजापुर से पिनाई रंजन दास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।